अब देख लेते हैं अपन dt। अब dt का देख लेते हैं। dt का मे 23 के लिए ABC एनालिसिस। देखो dt में दो पार्ट, आपको पता है कोर्स 80 मार्क्स का dt आता है, इंटरनेशनल टैक्स 40 मार्क्स का आता है। लेकिन जो इंटरनेशनल टैक्स पहले तो क्या होता था, बिल्कुल सिंपल आता था, लेकिन कुछ अटेम्प्ट से ये काफ़ी टेक्निकल आ रहा है और इसमें न्यू क्वेश्चंस आने लग गए। पहले कॉपी पेस्ट आते थे, अब न्यू क्वेश्चन आने लग गए। तो इसका तरीका भी मैं बताऊंगा। इस कारण मैंने इसकी वीडियो भी इस बार इस तरह से बनाई, रिवीजन वीडियो, और जो क्लास की वीडियो भी बनाए ना, इस तरह से बनाए कि ताकि आप न्यू क्वेश्चन भी हैंडल कर पाओ। क्योंकि जब से पेपर 6 ही आया है, इन्होंने इंटरनेशनल टैक्स जो पेपर 7 में होता है इसका थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा दिया। अब अपन देखते हैं क्या मटेरियल फॉलो करना है। अगर आपके पास कंसेप्ट नोट्स है मेरे वाले तो वो फॉलो कर सकते हो, जो मेरी राइटिंग वाले हैं वो फॉलो कर सकते हो। कंसेप्ट बुक अगर आपने ऑर्डर की है तो वो फॉलो कर सकते हो। कंसेप्ट बुक में एक फ़ायदा आपको मिल जाएगा कि आपको लास्ट डे एग्जाम, बिफोर एग्जाम आप इसको पूरा का पूरा कवर कर पाओगे, क्योंकि इसमें कीवर्ड्स मैंने आपको बताए थे मार्क हो रखे हैं पूरे के पूरे। तो किसी से कंसेप्ट नोट्स पूरे अगर आपसे रिवाइज नहीं हो पाते, अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है उनको 1.5 दिन में रिवाइज करने की, तो ये कंसेप्ट बुक से आप कीवर्ड्स देख लेना, आपके लिए काफ़ी फ़ायदा इसमें हो जाएगा। पूरा कोर्स उसी तरह से मैंने कीवर्ड मार्क किए हैं कि आपका पूरा का पूरा कोर्स कवर अप हो जाए और सारे एडजस्टमेंट क्वेश्चंस के कवर अप हो जाए। कंसेप्ट बुक में 4-5 पेज का कंटेंट एक्स्ट्रा जो मैंने आपको कल जो वीडियो डाला था उसमें बता दिया था। क्वेश्चन बैंक आपको करना है। क्वेश्चन बैंक इसका dt का जो है मई एंड नवंबर 23 का जो एडिशन है, मई एंड नवंबर 23 का जो एडिशन है उसी से क्वेश्चंस करने हैं आपको। अगर आपके पास पुराना क्वेश्चन बैंक है मई 22 वाला या नवंबर 22 वाला, मई और नवंबर 22 वाला क्वेश्चन बैंक है, तो देखो काफ़ी सारे चैप्टर में अमेंडमेंट हुआ था, मैंने आपको बताया था। चैरिटेबल ट्रस्ट में काफ़ी ज़्यादा अमेंडमेंट थे, वो तो आप कर ही नहीं सकते उस पुराने क्वेश्चन बैंक से। एक तो चैरिटेबल ट्रस्ट था, एक आपका असेसमेंट प्रोसीजर था। असेसमेंट प्रोसीजर में क्या है, 2-3 क्वेश्चन हट गए थे क्योंकि उनका कंसेप्ट ही चेंज हो गया था, तो वो भी आप पुराने से मत करना। इसके अलावा एक TDS में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड हुए थे, और एक सेक्शन था, 1-2 सेक्शन में अमेंडमेंट भी हुआ था। जब एक स्टाम्प ड्यूटी वाला आपका सेक्शन था ना, 1% TDS करता है, तो उसमें भी चेंज हुआ था। पहले खाली कंसिडरेशन का करता था, कंसिडरेशन और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवरी जाहिर का करता है, तो उसके कारण काफ़ी सारे क्वेश्चन में चेंज आया था। इसमें भी चेंजेस थे। कैपिटल गेन में तो इंडेक्स चेंज हो जाता है, इसके कारण सारे आंसर चेंज हो जाते हैं। कैपिटल गेन में 1-2 क्वेश्चन मैंने नए और भी लिए थे। एक 45 और 9B का क्वेश्चन भी इसमें ऐड किया था मैंने कैपिटल गेन में, जो इंस्टीट्यूट ने MCQ बनाया था उसी को मैंने क्वेश्चन बना के डाल दिया था ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये मेजर चेंजेस थे क्वेश्चन बैंक में। इसके अलावा भी NR टैक्सेशन में भी 1-2 क्वेश्चन ऐड हुए थे, 2-3 क्वेश्चन ट्रांसफर प्राइसिंग में भी ट्रांसफर प्राइसिंग में तो शायद नहीं हुआ था। NR टैक्सेशन में 2-3 क्वेश्चन ऐड हुए थे। डबल टैक्स रिलीफ में 2-3 क्वेश्चन ऐड हुए थे। तो क्वेश्चन बैंक में चेंजेस थे। इन चैप्टर को तो आप पुराने से कर भी नहीं सकते, अगर आप करोगे तो आपकी दिक्कत हो जाएगी, आपके आंसर्स गलत हो जाएंगे। और ये सारे के सारे कैटेगरी ए चैप्टर है, 30-40 नंबर वाले चैप्टर हैं ये, तो ऐसा कर मत लेना। मैंने ऑलरेडी पहले जो स्टार्ट किया, जब मैंने आपको बताया था क्वेश्चन बैंक के रिगार्डिंग वीडियो डाले थे, तब मैंने आपको बता भी दिया था कि आप dt का क्वेश्चन बैंक पुराना रेफर करते हो तो 3-4 चैप्टर का अलग से प्रिंट निकलवा लेना, और बाकी सब्जेक्ट में चल जाएगा आपका पुराना क्वेश्चन बैंक, जैसे FR/SFR में चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अमेंडमेंट है ही नहीं। बस कुछ सिक्वेंस चेंज था और 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड थे RTP वगैरह के। ऐसे ही SCMP तो सेम था ही, लेकिन dt में आप पुराना नहीं कर सकते। ऐसे ही IDT में तो और भी मेजर चेंजेस थे जो मैंने पूरा का पूरा इस बार अमेंड करके आपको क्वेश्चन बैंक दिया था उसमें। अब अपन आते हैं ABC एनालिसिस पे। उससे पहले एक MCQ, देखो dt में आपके MCQ भी आते हैं। MCQ के लिए आप ICAI के MCQ की डाइजेस्ट कर लेना। ICAI की जो MCQ डाइजेस्ट है वो आप देख लेना, उससे या तो कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, या जो MCQ बनेंगे या तो कंसेप्ट बुक से बनेंगे, या क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चन है उन्हीं के MCQ बना देते हैं। अगर आप ICAI के MCQ की डाइजेस्ट देखोगे ना, इसमें भी आपको 20-30 MCQ ऐसे मिल जाएंगे जो क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक में सेम क्वेश्चन है वैसा, उसी का उन्होंने MCQ बना दिया। ऐसा एग्जाम में भी होता है, एग्जाम में तो काफ़ी होता है ऐसा। ये क्वेश्चन बैंक के 1-2 क्वेश्चन उठाते हैं, वो उसी का केस सिनेरियो बना देते हैं MCQ, और उसी का नॉर्मल MCQ भी बना देते हैं। तो क्वेश्चन बैंक अगर आप ठीक से कर लोगे तो आपको MCQ में भी दिक्कत नहीं आएगी। और MCQ की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो ICAI का MCQ डाइजेस्ट कर लेना। काफ़ी बार इसमें से भी क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाते हैं। ये डाइजेस्ट एक बार कर लेना, इसमें मार्किंग कर लेना, जो MCQ आपको टफ लगे उनको स्टार लगा लेना है, गोला कर लेना, और उनको एक बार और देख लेना। MCQ बार देखने की जरूरत नहीं होती, एक बार तो सारी देख ली, और एक बार जो आपको टफ लगे उनको गोला करके समझ के कर लिया, या समझ में बिल्कुल नहीं आ रहे आपके तो याद कर लिया, कोई दिक्कत नहीं आती याद करने में, देखना है बस एक बार। क्योंकि अभी आपके पास ऐसा टाइम भी नहीं है कि आप उसको बिल्कुल कि 5-10 दिन आप MCQ को दे दो, इतना टाइम भी आपके पास वेस्ट करने के लिए नहीं है, तो सीधा आपको यही करना है उसमें। और एक चीज़ और है, इस बार जो मैंने कंसेप्ट बुक बनाई है ना, जितने भी MCQ हैं, अगर आपने कंसेप्ट बुक ठीक से कर ली ना, सारे के सारे MCQ आपके कवर हो जाएंगे। मैंने टोटल MCQ का जो एडजस्टमेंट था वो भी मैंने इस कंसेप्ट बुक में इंक्लूड कर लिया। जो कंसेप्ट बुक अब आपकी प्रिंटेड फॉर्म में आएगी ना, इसमें मैंने MCQ के जितने भी एडजस्टमेंट थे मैंने सारे MCQ पहले सोल्व किए, उसके जो भी एडजस्टमेंट थे या कुछ भी स्पेसिफिक पॉइंट था सारे मैंने इस कंसेप्ट बुक में डाल दिए।
तो यह फ़ायदा भी आपको मिल जाएगा, टोटल आपके सोल्व हो जाएंगे। अब अपन आते हैं आगे ABC एनालिसिस पे। DT का ABC एनालिसिस ज़्यादा चेंज नहीं होता, ये फिक्स है। अगर आप देखोगे मेरा 2 साल पुराना ABC एनालिसिस जब मैंने पहली बार डाला था, स्टार्ट किया था, तब का और आज का ज़्यादा फर्क नहीं आया। थोड़ा बहुत तो आता रहता है लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं आया। अब देखते हैं सबसे पहले डबल टैक्स रिलीफ। ये चैप्टर अच्छे से कर लेना, एक फिक्स क्वेश्चन है इसमें 6 मार्क्स का, आपको भी पता है 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। सभी को सिंपल सा चैप्टर लगता है, 2 पेज का होता है, तो इतना सिंपल नहीं है ये चैप्टर। क्यों सिंपल नहीं है? इसमें ऐसे ऐसे एडजस्टमेंट आते हैं, एक गलती करी पूरे मार्क्स जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, इसमें मार्क्स जो होते हैं रिलीफ निकालने के, टैक्स निकालने के और टोटल इनकम, 3 चीज़ों के निकालने के होते हैं, और किसी चीज़ के मार्क्स नहीं होते। आपने मान लो PGBP की इनकम निकाल दी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाल दी, और आप खुश हो रहे हो, मार्क्स मिल जाएंगे। कुछ मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपने मान लो डिडक्शन गलत कर दी, इसमें पूरा मार्क्स आपके चले जाएंगे। या मान लो आपने टैक्स गलत निकाला, पूरे मार्क्स आपके चले जाएंगे। एक गलती से पूरे मार्क्स यहाँ जाते हैं। तो डबल टैक्स रिलीफ में आपको कुछ डिडक्शन भी आनी चाहिए। कौन कौन सी? एक ATC वाली, एक CCC वाली, एक D मेडिक्लेम वाली, एक QQB रॉयल्टी वाली, और एक TTA TTB सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट है। ये डिडक्शन इसमें पूछी जाती है, बाकी कोई डिडक्शन इसमें पूछी भी नहीं जाती। ये डिडक्शन तो आपको अच्छे से आनी चाहिए। अब डबल टैक्स रिलीफ में डिडक्शन आने के बाद भी कुछ लोग क्या 99% लोग इसका क्वेश्चन गलत करते हैं। चाहे वो रैंक 1 की किसी की भी आप कॉपी देखो, आपको गलत क्वेश्चन मिलेगा। मतलब कुछ ना कुछ गलत कर देते हैं, फिर उसमें आपको मार्क्स मिलते हैं 1 नंबर या मिलता ही नहीं है। तो इसके लिए मैंने जो रिवीजन वीडियो इस बार डाला है ना, जिन्होंने क्लास देख रखी है उनको तो पता है, मैंने टोटल क्वेश्चन क्लास में करवाए और डिटेल में पढ़ा है इस चैप्टर को। इतना ज़्यादा टाइम दिया, वो मेरे को पता है कितना टाइम दिया, वो तो आपको भी पता होगा कि इसके अलग अलग लेक्चर में टोटल क्वेश्चन तो मैंने करवाए हैं, और डिटेल में मैंने जो एडिशनल पॉइंट होते हैं या स्पेसिफिक पॉइंट, जो क्वेश्चन स्पेसिफिक एडजस्टमेंट होते हैं, उसकी मैंने एक स्पेशल क्लास ली है इसमें। लेकिन जिन्होंने क्लास वगैरह नहीं ले रखी, वो कम से कम एक बार रिवीजन वीडियो सुन लेना। इसका रिवीजन वीडियो सुन लेना, वो लगभग 1 घंटे से भी ऊपर का है। पहले का जो रिवीजन वीडियो था डबल टैक्स रिलीफ का, वो 15 से 20 मिनट का था। और अगर आप यूट्यूब पे कोई भी रिवीजन वीडियो देखोगे डबल टैक्स रिलीफ के, आपको 15 से 20 मिनट के ही मिलेंगे। बस एक मैंने डाला है वो रिवीजन वीडियो, वो 1 घंटे प्लस का है। क्यों प्लस का है? क्योंकि इसमें मैंने टोटल जो एडजस्टमेंट इंस्टीट्यूट यूज़ करता है, जो भी चीज़ें इंस्टीट्यूट फॉलो करता है, सारी की सारी चीज़ें कवर करवाई हैं, A to Z चीज़ें, कि करेंसी को कैसे कन्वर्ट करना है। इसके अलावा मल्टीपल रेट्स दे रखी हैं तो क्या करना है। फ़ॉरेन जो टैक्स रेट है, एक कंट्री की आपको 3-4 दे रखी है तो क्या करना है। इसके अलावा उसमें अगर मान लो क्या बोलते हैं 115 BAC कब लगाना है, कब नहीं लगाना, तो सारी चीज़ें मैंने इसमें बताई है। सैलरी हाउस प्रॉपर्टी का पॉइंट भी इसमें आ जाता है, कभी कभी सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दे देती है इंस्टीट्यूट, इसमें दे देता है, तो उससे कैसे डील करना है वो भी मैंने बताया है। कब उसको नेट करना है, कब उसको ग्रॉस लेना है, वो सब चीज़ें मैंने एक एक करके उसमें बताई हैं। तो आप अच्छे से उसको सुन लेना। उसके जो एडजस्टमेंट मैंने बताए ना, वो ध्यान से देख लेना। उसमें वो एडजस्टमेंट सबसे ज़्यादा काम के हैं। अगर आपने कहीं से भी क्लास ले रखी हो, मेरे को आप बिल्कुल नहीं फॉलो करते, लेकिन एक बार आप वो फॉलो कर लेना, आपके 6 नंबर बच जाएंगे इस चैप्टर में। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। जितनी भी चीज़ें थी सारी मैंने उसमें बता दी। आप देख लो 15 मिनट का जो वीडियो मेरा लास्ट वाला बार वाला जो वीडियो था 15 मिनट का था, वो सीधा 1 घंटे से ऊपर का बन गया। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कवर की गई हैं, क्योंकि इसका 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगर आपने वो चीज़ें ठीक से कर ली ना, तो 6 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले, फिक्स हो जाएंगे 6 नंबर आपके। तो जो लेटेस्ट वीडियो रिवीजन वीडियो जरूर सुन लेना डबल टैक्स रिलीफ का। ज़्यादा घमंड में मत रहना कि छोटा सा चैप्टर है, मेरे को तो आता है। वो 2 पेज पढ़ने से कुछ नहीं होगा इस चैप्टर में। 2 पेज पढ़ने से हो जाता है ना ऐसा, तो हर लोग CA बन जाते। तो वैसे तो कुछ है भी नहीं इसमें। अगर आप देखोगे सेक्शन 90, 91 2 पेज का चैप्टर है, और अगर आप बेयर एक्ट भी देखोगे तो 1 पेज में ही है पूरा का पूरा। तो डबल टैक्स रिलीफ वैसे कुछ नहीं है, लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं ना, मेन चीज़ वहाँ होती है इसमें। DT में दिक्कत कहाँ आती है? कंसेप्ट तो सब कर लेते हैं आजकल, कंसेप्ट में दिक्कत नहीं आती। छोटे छोटे कंसेप्ट सबको पता चल चुका, बस ये पढ़ना है, ज़्यादा अपन को इंटरलिंकिंग नहीं करनी। लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं ना, आजकल क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होते हैं, पहले सिंपल होते थे, पहले दिक्कत नहीं थी। आजकल इतने खतरनाक क्वेश्चन फ्रेम होते हैं जिसमें दिक्कत आ जाती है। वो आप देख लेना, चाहे पुराने पेपर उठा के डबल टैक्स रिलीफ के क्वेश्चन कैसे कैसे फ्रेम हुए। आपको एक कंट्री के साथ एग्रीमेंट देगा, एक कंट्री के साथ एग्रीमेंट नहीं है, क्या करोगे? दिक्कत आ जाती है। अब एग्रीमेंट होता है तो रिलीफ कैसे निकालते हैं, वो भी मैंने स्पेशल बताया है। एग्रीमेंट होता है, रिलीफ सेम तरीके से निकलती है, लेकिन एक दिक्कत है। अगर एग्रीमेंट होता है तो अपन अमाउंट को कंपैरिजन करते हैं, टैक्स अमाउंट इन इंडिया, टैक्स अमाउंट इन फॉरेन, विच एवरेज लोअर। वो सब चीज़ें मैंने इस रिवीजन वीडियो में बताई है, वो आप अच्छे से देख लेना। सब लोग सोचते हैं सेम तरीके से रिलीफ निकलती है, ऐसा नहीं होता। तो वो आप अगर सही से देख लोगे आपको समझ में आ जाएगा A to Z चीज़ें, वो इसका आप जरूर देखना। इसके अलावा अगला चैप्टर ट्रांसफर प्राइसिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 15 नंबर का आ चुका है ये चैप्टर। मतलब 2 क्वेश्चन तो आपको डेस्क्रिप्टिव मिल जाते हैं 6 नंबर के, और 2-3 नंबर के MCQ आ जाते हैं इस चैप्टर में से। वैसे 10 मार्क्स का तो गारंटी से आएगा, लेकिन 15 मार्क्स तक भी आ जाता है चैप्टर, अकेला चैप्टर। 10 to 15 मार्क्स का इस चैप्टर का वेटेज होता है। और अगर आपका पेपर 6C है तो वहाँ 50 नंबर का चैप्टर आता है। 125 की जो केस स्टडी आती है ना, उसमें 50 नंबर का ये अकेला चैप्टर होता है।
तो ट्रांसफर प्राइसिंग आपको ध्यान से करना है। ट्रांसफर प्राइसिंग में एक तो देखो आपको आर्म्स लेंथ प्राइस निकालना अच्छे से आना चाहिए, एक 92 CE सेकेंडरी एडजस्टमेंट अच्छे से आना चाहिए, एक 94 B का आपका लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट रिडक्शन, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। 3 चीज़ें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से 2 क्वेश्चन इसमें आते रहते हैं। आर्म्स लेंथ प्राइस तो आप आजकल फिक्स हो गया है 1 क्वेश्चन देने का, और आर्म्स लेंथ प्राइस में सब लोग गलती करते हैं। उसके लिए भी मैंने बताया ट्रांसफर प्राइसिंग का मेरा रिवीजन वीडियो सुन लेना। टोटल मैंने शॉर्टकट वहाँ बना रखे हैं, एक तो एक्स्ट्रा शॉर्टकट भी उसमें मैंने बता दिए जो पहले शेयर किए थे आपसे, उसके बाद भी जो 2 पॉइंट थे वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। इसके अलावा ट्रांसफर प्राइसिंग में भी जो भी गलतियाँ होती है क्वेश्चन स्पेसिफिक एडजस्टमेंट, वो मैंने नए रिवीजन वीडियो में डाली हैं, वो आप जरूर सुन लेना। पुराने रिवीजन वीडियो ट्रांसफर प्राइसिंग का 1 घंटे का था, नया वाला 2.5 घंटे का है। 2.5 गुना ज़्यादा टाइम लिया मैंने इसको डिटेल में वो सारे एडजस्टमेंट लेने के लिए, क्योंकि इसके क्वेश्चन आजकल काफ़ी हाई लेवल के आते हैं। सेम टू सेम इसमें भी यही है कि अगर आपने आर्म्स लेंथ प्राइस में एक भी गलती कर दी, पूरा आपका 0 मिलेगा, सीधा 0 मिलता है इसमें। अगर आपको यकीन ना आए तो आप सर्टिफाइड कॉपी आप देख लेना। तो ट्रांसफर प्राइसिंग का भी रिवीजन वीडियो आपने किसी से भी क्लास ले रखी हो, किसी से भी, आप एक बार जरूर सुन के देखना, आपको पता चल जाएगा। आप मेरे को बिल्कुल फॉलो नहीं करते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मत फॉलो करो, लेकिन ये 2 चीज़ें तो जरूर सुन लेना। आपके यहाँ पे 15 और 6 21 नंबर फिक्स हो जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। इसमें 21 नंबर में आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा इन 2 चैप्टर के लिए। ये मैंने डिटेल में A to Z चीज़ें उसमें कवर करवाई हैं। आप बाकी रिवीजन वीडियो देखो ना देखो, इन 2 चीज़ों में आपको भयंकर डिफरेंस मिलेगा। ऐसा ही मैं एक एनआर टैक्सेशन का रिवीजन वीडियो भी डालने वाला हूँ, कोशिश है कि जल्दी डाल दूँ, क्योंकि मैं अभी ऑडिट के नोट्स भी प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो अगर ऑडिट के नोट्स थोड़ा जल्दी प्रिपेयर हो जाते हैं तो फिर मैं एनआर टैक्सेशन का भी एक ऐसा ही वीडियो बनाऊंगा जिसमें टोटल चीज़ें मैं डिटेल में कवर करवाऊँगा, कि मतलब आपकी इनमें गलती ना हो। क्योंकि इंटरनेट क्या बोलते हैं, आपका DT वाला जो पेपर होता है, इसमें इंटरनेशनल टैक्स है 40 मार्क्स का, कंटेंट कम है, लेकिन यहाँ नंबर कटते हैं। पहले तो आ जाते थे इसमें नंबर, लेकिन आजकल जो लेवल इंस्टीट्यूट देता है, लेवल ऐसा नहीं कि लास्ट अटेम्प्ट में दिया इंस्टीट्यूट ने, आप लास्ट के 6 अटेम्प्ट के पेपर उठा लो, आपको पता पड़ जाएगा क्या लेवल देता है इंस्टीट्यूट। डबल टैक्स रिलीफ का, ट्रांसफर प्राइसिंग का और एनआर टैक्सेशन का, तीनों चैप्टर में नए क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं एक तो, और वो भी ऐसे ऐसे लेवल के। उसके लिए आपको टोटल एडजस्टमेंट आने चाहिए, और टोटल एडजस्टमेंट जो पेपर 6C में भी इंस्टीट्यूट पूछता है, या एक डिप्लोमा का पेपर होता है इनका इंटरनेशनल टैक्सेशन का, उसमें भी जो थे सारे की सारी चीज़ें मैंने कवर करके ये वीडियो बनाए, तो वो आप जरूर देख लेना। इन 2 चैप्टर में आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है, क्योंकि DT के रिवीजन वीडियो आपको भयंकर मिल जाएंगे, लेकिन ये 2 चैप्टर थोड़ा स्पेशल, मेरा वाला एक बार सुन लेना, पता चल जाएगा आपको कि कहाँ क्या चीज़ें आपको और देखनी है इन 2 चैप्टर में। इस कारण इन 2 चैप्टर के रिवीजन वीडियो भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा लेंदी बने पहले के मुकाबले। पहले तो मैं भी जो नॉर्मल था वो करवाया था, लेकिन इस बार मैंने जो एडजस्टमेंट कवर करवाया उससे इनका टाइम काफ़ी बढ़ गया। सुन के देखोगे आपको खुद को डिफरेंस पता चल जाएगा इन 2 चैप्टर का। और मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने मान लो कभी क्लास किसी की भी नहीं देख रखी, ये 2 चैप्टर में खाली रिवीजन भी सुन लिए ना, आपके क्वेश्चन बैंक के A to Z क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, A to Z क्वेश्चन सोल्व आराम से इसमें हो जाएंगे। और ट्रांसफर प्राइसिंग में मैंने एक चीज़ और बताई थी, वो आपको कल वाले वीडियो में बताई थी कि एक क्वेश्चन जो ट्रांसफर प्राइसिंग का मैंने शॉर्टकट लिखवा रखे हैं एडजस्टमेंट के, उसमें आपको दिक्कत आती है। जो वारंटी वाला अभी क्वेश्चन आया था, वैसे अब तो रिपीट होगा भी नहीं, लेकिन फिर भी अभी क्वेश्चन आया था नवंबर 22 में वारंटी वाला, कि वारंटी उसमें ऐड क्यों कर रखी है। मैंने आपको बता दिया था परसेंटेज में वारंटी लेस ही हो रही है वो, और कब जो आपका कॉस्ट प्लस मेथड होता है उसमें परसेंटेज में अपन एडजस्टमेंट करते हैं। इंस्टीट्यूट ने उसमें तरीका अलग कर दिया सोल्व करने का, इसलिए आपको लग रहा है वारंटी ऐड हुई है। अगर आप उसको परसेंटेज में सोल्व करोगे तो वारंटी लेस ही होगी। आप देखोगे उसमें परसेंटेज 94 से 93 हुई है, वारंटी वैसे तो ऐड की, लेकिन वो वारंटी लेस हुई है, और 94 से परसेंटेज 93 पे आई है वो। अब आते हैं अपन एनआर टैक्सेशन। एनआर टैक्सेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एनआर टैक्सेशन में पूरा चैप्टर करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आज तक इसमें कोई स्पेशल क्वेश्चन ऐसा नहीं आया कि बाहर इन चीज़ों के बाहर आ गया हो। एक तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पोएम कंसेप्ट। इस बार पोएम कंसेप्ट का क्वेश्चन इस बार आ सकता है। एक सेक्शन 9 जो है, सेक्शन 9 इनकम डीम्ड टू बी अर्न इन इंडिया, इसमें 5, 6, 7 जो है इंटरेस्ट, रॉयल्टी, FTS, इनका थियरी क्वेश्चन इसमें से आ सकता है इस बार। एक ये 44B और 44BBA जो आपका शिपिंग और एयरक्राफ्ट का है, प्रेजेंटिव टैक्सेशन नॉन रेजिडेंट के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन भी इस बार आ सकता है। एक 44C इसमें पूछा जा सकता है जो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ हेड ऑफिस वाला है। एक चैप्टर 12A NRI वाला जो ऑप्शनल चैप्टर है उसका क्वेश्चन भी आ सकता है। एक 115A स्पेशल टैक्स रेट दे रखी है आपको इंटरेस्ट की इनकम के ऊपर, कुछ इंटरेस्ट बता रखे हैं उसमें 5-6 इंटरेस्ट जिनमें 5% की रेट लगती है, और एक इंटरेस्ट बता रखा है जिसमें 20% की रेट लगती है। उन इंटरेस्ट की इनकम पे कुछ स्पेशल रेट बता रखी है, वो आपको देखनी है। 5 इंटरेस्ट पे 5% है और एक पे 20% है, और बाकी सभी इंटरेस्ट पे नॉर्मल रेट है। इसके अलावा 15AD FII वाला, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या QFI वाला, ये भी काम का है, ये भी देख लेना। इसके अलावा एक स्पोर्ट्समैन वाला, नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन 115BBA, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन भी आ सकता है।
तो ये टॉपिक आपको जरूर देखने हैं। और इन टॉपिक में से भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं बता दूँ तो पोएम वाला कंसेप्ट, एक 44B BBA वाला, और एक आपका ये स्पोर्ट्समैन वाला। बाकी तो सारे ही देखने हैं, लेकिन ये 3 तो थोड़े ज़्यादा मेरे अकॉर्डिंग आने के थोड़े ज़्यादा चांसेस है। बाकी ये सारे ही देखना आप इसमें जो मैंने टॉपिक आपको बताए। वैसे एनआर टैक्सेशन में और भी काफ़ी सारी चीज़ें, एग्जेम्प्ट इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंशियल स्टेटस वगैरह वगैरह, वो ज़्यादा काम की नहीं है, वो चीज़ें ज़्यादा काम की नहीं है। और भी सेक्शन है AC AD वगैरह, AC एक तो AD तो चलो FII वाला है, AB AC वगैरह वो भी ज़्यादा काम की नहीं है। एक चीज़ और है वो भी देखना चाहोगे तो एनआर टैक्सेशन देख लेना। फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 कैपिटल गेन नॉन रेजिडेंट का निकलता है स्पेशल तरीके से, फॉरेन करेंसी में कैपिटल गेन निकालते हैं अपन शेयर्स और डिबेंचर के ऊपर। वो बता रहा है फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 48। कुछ लोग उसको कैपिटल गेन में पढ़ लेते हैं, लेकिन वो चीज़ एनआर टैक्सेशन से रिलेटेड है, वो स्पेशली नॉन रेजिडेंट के लिए बना हुआ है प्रोविजन। तो इंस्टीट्यूट ने एनआर टैक्सेशन चैप्टर में डाल रखा है, मैंने भी एनआर टैक्सेशन चैप्टर में उसको कवर कर रखा है, वो देख लेना चाहो, देखना चाहो तो उसका क्वेश्चन भी आ सकता है, फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 48। ये था एनआर टैक्सेशन। इसके बाद इक्वलाइजेशन लेवी, छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इसका भी एक क्वेश्चन फिक्स आता है। और इसमें बढ़िया फ़ायदा है, इक्वलाइजेशन लेवी में कुछ नया नहीं मिलेगा, क्वेश्चन नहीं आता है इसमें। अगर आप क्वेश्चन भी ठीक से कर लोगे, उसी में से आपको कोई क्वेश्चन मिल जाएगा फिगर चेंज करके। तो ये है इंटरनेशनल टैक्सेशन के 3-4 चैप्टर, डबल टैक्स रिलीफ, ट्रांसफर प्राइसिंग, एनआर टैक्सेशन, इक्वलाइजेशन लेवी। इनका 35 मार्क्स का तो वेटेज कन्फर्म है, 35 मार्क्स के आपको ये मिलेंगे। अब अपन आते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट। चैरिटेबल ट्रस्ट फिक्स हो चुका है, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा 8 से 10 नंबर का इस चैप्टर का वेटेज होता है चैरिटेबल ट्रस्ट का। चैरिटेबल ट्रस्ट में लास्ट 2 अटैम्प्ट से थियरी क्वेश्चन आ रहे हैं। थियरी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि ऐसी थियरी आप लिख ही नहीं पाओ, नॉर्मल थियरी क्वेश्चन आ रहे हैं, वो आपको भी पता है क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। नॉर्मल थियरी क्वेश्चन लास्ट अटैम्प्ट में तो सेफ मोड वाला एक क्वेश्चन आया था कि सेफ मोड है या नहीं है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन था वो, कि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट वगैरह कर दिया था, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। इस बार ऐसा नहीं, मेरे को नहीं लगता कि थियरी क्वेश्चन फिर से होगा। इस बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसका आने का चांस है, या तो टोटल इनकम का क्वेश्चन आएगा या एग्जिट टैक्स का क्वेश्चन आएगा। ज़्यादा चांस मेरे को टोटल इनकम निकालने के क्वेश्चन के लग रहे हैं, क्योंकि टोटल इनकम निकालने में चैरिटेबल ट्रस्ट में काफ़ी सारे अमेंडमेंट हुए हैं। काफ़ी सारे अमेंडमेंट में एक चीज़ तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट हुई है कि अब चैरिटेबल ट्रस्ट को जो भी खर्चों का डिडक्शन मिलता है ना, पेड बेसिस पे मिलता है। अगर उसके नए खर्चे ड्यू हो गए, उसे पे नहीं किया करंट ईयर में, तो डिडक्शन नहीं मिलता। और भी काफ़ी सारे अमेंडमेंट आपको चैरिटेबल ट्रस्ट में देखने को मिलेंगे। पहले वो 5 साल का एकुमुलेशन था, उसमें आपको एक बोनस ईयर मिल जाता था, लेकिन अब वो बोनस ईयर हटा दिया गया है। तो टोटल इनकम निकालने के क्वेश्चन के आने के चांस काफ़ी ज़्यादा है। इसके लिए क्वेश्चन बैंक देखना, क्वेश्चन बैंक में सारे क्वेश्चन न्यू डाले गए हैं। और एक सेक्शन नया आया है 115 BBI चैरिटेबल ट्रस्ट के रिगार्डिंग। कुछ 3-4 इनकम बता रखे डीम्ड इनकम बन जाती है, कुछ 3-4 इनकम डीम्ड इनकम बन जाती है। मैंने नोट्स में इतने अच्छे से समझा रखा है उसको। तो उन केस में लगता है 115 BBI डीम्ड इनकम, जो सेपरेटली 30% की रेट से टैक्सेबल होती है अगर आप रिलेटिव वगैरह को फ़ायदा पहुँचाते हो। इसके अलावा अगर आप AO से करा हुआ वादा तोड़ते हो, 2 केस अपन AO से वादा करते हैं और वो वादा तोड़ देते हो, तो ऐसे कुछ केस बता रखे हैं जहाँ डीम्ड इनकम बन जाती है। इसके अलावा अगर आप इनकम अकुमुलेट कर लेते हो और उसको गलत यूज़ करते हो, यूज़ नहीं कर पाते टाइम पे, या उसको मिस यूटिलाइज वगैरह कर लेते हो, या डोनेट कर देते हो, तो वो सब डीम्ड इनकम बन जाती है। तो वो 115 BBI में 30% से टैक्सेबल होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चैरिटेबल ट्रस्ट 10 मार्क्स का कन्फर्म है, और टोटल इनकम का क्वेश्चन आने की ज़्यादा चांस है। इसके अलावा TDS TCS एडवांस टैक्स हमेशा फिक्स है, 10 मार्क्स का वेटेज होता है। 1-8 नंबर का MCQ, 8 नंबर का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। अब TDS TCS एडवांस टैक्स में कोई भी सेक्शन आ सकते हैं, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है इनमें से आने की ज़्यादा चांस है। 194M से लेकर के 194S तक, MNOPQRS, 194M 194NOPQRS, इनमें से आपको 2 सेक्शन के क्वेश्चन मिलने के चांसेस हैं। बाकी भी किसी भी सेक्शन से क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट अटेम्प्ट में C से आया था, एक H से आया था, तो हो सकता है उनसे भी आ जाए। तो सारे ही देखने इसमें भी, छोड़ना मत इसको, TDS TCS एडवांस टैक्स को। और TCS का क्वेश्चन आपको उसका जो है ना 206C1H 1H उसका मिल सकता है। तो चैरिटेबल ट्रस्ट और TDS इन दोनों का 20 मार्क्स का वेटेज है। इसके बाद PGBP में आपको बेसिक अच्छे से आना चाहिए, जो इंटर लेवल पे आपने बेसिक पढ़ रखा है उससे काम चल जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ डिडक्शन भी आनी चाहिए। डिडक्शन कौन कौन सी? JJAA, एक 80M वाली डिविडेंड वाली, एक 80GGB पॉलिटिकल पार्टी वाली, एक 80 IAC वाली। IAC वाली जो है डिडक्शन स्टार्टअप वाली, इसका PGBP के साथ क्वेश्चन नहीं आएगा, इसका आएगा IAC का, तो अलग ही क्वेश्चन आएगा, सेपरेट क्वेश्चन 6 नंबर का आ सकता है IAC का, इसके हाथ नहीं आता इसका। बाकी PGBP का जो क्वेश्चन आता है उसमें या तो JJAA आता है, या M या 80GGB, JJAM या 80GGB। और ये JJAM, ये 2 सेक्शन तो ऐसे हैं, कंपनी चाहे 115BAA फॉलो करे, चाहे BAB फॉलो करे तो भी मिलते हैं, चाहे कंपनी नॉर्मल प्रोविजन फॉलो करे तो भी मिलते हैं। हाँ, GGB नहीं मिलता, GGB खाली नॉर्मल प्रोविजन में मिलता है। तो इंस्टीट्यूट बस इन 3 डिडक्शन पे फोकस करता है।
बाकी पे फोकस करता ही नहीं है, क्योंकि कुछ साल बाद आने वाले टाइम में ये डिडक्शन सारी हटने वाली है, बस कुछ लिमिटेड चीज़ें रहेंगी। और जो ऑप्शनल स्कीम है ना आपकी, कुछ टाइम में, कुछ आने वाले टाइम में पूरी की पूरी कंपलसरी हो जाएगी। और ये जो 2 स्कीम बना रखी है फिर एक स्कीम हो जाएगी। ये मोदी सरकार का प्लान है कि सारी डिडक्शन वगैरह फालतू चीज़ें खत्म कर दी जाएँ और इसको सिंपल बना दिया जाए और टैक्स रेट को थोड़ा कम कर दिया जाए। तो इस कारण इंस्टीट्यूट भी इन्हीं पे फोकस करता है जो अभी काम की है। तो पीजीबीपी 15 नंबर का फिक्स क्वेश्चन है। अब इसमें मेन दिक्कत आती है सेक्शन 37 के जो अलाउंस डिसअलाउंस होते हैं कि क्या अलाउड होगा क्या डिसअलाउड होगा। उसके लिए मैंने कंसेप्ट बुक में पूरी टेबल बना दी है कि ये चीज़ें अलाउड होंगी, ये चीज़ें डिसअलाउड। जितने भी इंस्टीट्यूट ने आज तक लिए हैं सब चीज़ों को उसमें कवर कर दिया है मैंने। उसमें आप देख लेना क्या चीज़ें अलाउड क्या चीज़ें डिसअलाउड, उसको अच्छे से कर लेना, क्योंकि 3-4 पॉइंट तो उसी के आ जाते हैं और उसी में गलती होने के चांस होते हैं। बाकी पीजीबीपी में कुछ स्पेशल है नहीं ऐसा। वेरियस एंटिटी, एक चैप्टर आपका वेरियस एंटिटी नाम से मॉड्यूल के अकॉर्डिंग, और मेरे क्वेश्चन में भी वेरियस एंटिटी नाम से है और कंसेप्ट बुक में भी वेरियस एंटिटी नाम से। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, मैट है, उसमें एएमटी है, लोकल अथॉरिटी है, एओपीबीओआई है, बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड, ये सब चीज़ें हैं उसमें, टनेज टैक्स वगैरह वगैरह। तो वेरियस एंटिटी उस चैप्टर से भी एक क्वेश्चन फिक्स होता है। लास्ट अटेम्प्ट में आया था एएमटी का क्वेश्चन, बिजनेस ट्रस्ट उससे लास्ट अटेम्प्ट में आया था, उससे पहले आया था इन्वेस्टमेंट फंड। ये तीनों आ चुके, हो सकता है ये फिर से आ जाए, तो कुछ गारंटी नहीं होती, ये फिर से भी आ सकता है, कोई सा भी बिजनेस ट्रस्ट भी आ सकता है, इन्वेस्टमेंट फंड भी आ सकता है, क्या पता एएमटी फिर से रिपीट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इसमें इस बार मैट के आने के थोड़े ज़्यादा चांस मेरे को लगते हैं। मैट के आने के चांसेस, चाहे वो नॉर्मल मैट हो चाहे वो इंड एस वाला मैट हो, कोई सा भी मैट के आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा इसमें लग रहे हैं। बाकी कुछ भी इसमें से भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि बिजनेस ट्रस्ट नहीं आएगा, हो सकता है बिजनेस ट्रस्ट आ जाए, हो सकता है इन्वेस्टमेंट फंड आ जाए, ये कुछ गारंटी नहीं है। हाँ, थोड़े से एक्स्ट्रा चांस मैट के हैं। आप करने चारों चीज़ें, मैट, बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड और एएमटी, ये चारों कैटेगरी ए है। अब कुछ लोग बोलेंगे टैक्सेशन ऑफ फर्म, वो कहाँ है? टैक्सेशन ऑफ एओपी तो चलो इसी चैप्टर में होता है, टैक्सेशन ऑफ फर्म कहाँ होता है? टैक्सेशन ऑफ फर्म इंस्टीट्यूट ने डाल रखा है पीजीबीपी में, वो पीजीबीपी का ही पार्ट होता है 40B, उसमें एक सेक्शन वो लगता है पीजीबीपी में। टैक्सेशन ऑफ फर्म में कुछ स्पेशल चीज़ नहीं होती बाकी चीज़ें फर्म में सेम वैसे ही होती है जैसे आप कंपनी की निकालते हो, बस एक जो 40B में रिम्यूनरेशन और इंटरेस्ट है उसका रिडक्शन एक स्पेशल तरीके से होता है 40B सेक्शन, वो पीजीबीपी का ही पार्ट होता है, तो उसी में कवर हो जाता है वो। वैसे तो कंपनी का क्वेश्चन आता है टोटल इनकम निकालने का, कभी कभार क्या बोलते हैं टैक्सेशन ऑफ फर्म, मतलब फर्म का टोटल इनकम निकालने का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार कंपनी की जगह। अब आते हैं अपन ऑप्शनल टैक्स रेट्स। लास्ट अटेम्प्ट में ऑप्शनल टैक्स रेट नहीं आई थी, इस बार हो सकता है जो कंपनी का क्वेश्चन आए टोटल इनकम निकालने का वो 115BAA या BAB का आ जाए। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का BAB का आ सकता है या कोई नॉर्मल कंपनी है तो उसका BAA का भी आ सकता है। और एक ऑप्शनल टैक्स रेट और है 115BAC इंडिविजुअल वाली, वो भी काम की है, वो भी अच्छे से कर लेना, वो डबल टैक्स रिलीफ में पूछी जाती है। डबल टैक्स रिलीफ में कभी कभी बोल देता है अजोम असेसी फॉलो 115BAC। ये तीनों सेक्शन अपन को तभी फॉलो करने पड़ते हैं जब लिखा हो क्वेश्चन में अजोम असेसी फॉलो या अजोम कंपनी फॉलोस, साफ लिख के देता है वो क्वेश्चन में, तो अपन को फॉलो करने पड़ते हैं क्योंकि अभी ऑप्शनल है। अब अपन आते हैं कैपिटल गेन में। कैपिटल गेन में पूरा चैप्टर काम का नहीं है, काम की जो चीज़ें हैं, जो नई चीज़ें आई हैं इसमें वही काम की। एक तो स्लम सेल है, एक यूलिप है, एक 45409B, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 45409B, और एक 112A, जो 112A सेक्शन है आपका LTCG ऑन सर्टेन एसेट, जो 10% से टैक्सेबल होता है LTCG, ये सेक्शन काम के हैं। 112A तो इसलिए काम का है कि ये पीजीबीपी वाले क्वेश्चन में एक पॉइंट डाल देते हैं। बाकी इन 3 चीज़ों का एक सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है, या तो MCQ बन सकता है एक 8-10 नंबर का, या 8 नंबर का, इन तीनों में से कोई से भी एक टॉपिक का क्वेश्चन आ सकता है। ये अच्छे से कैपिटल गेन में आप कर लेना। और किसी को भी इनमें अगर डाउट है, दिक्कत आ रही है, तो मैंने इसका पूरा वीडियो, क्लास का जो फुल वीडियो है, जो मेरी क्लास का फुल वीडियो है ना, लेटेस्ट रिकॉर्डिंग का पूरा वीडियो यूट्यूब पे डाल रखा है, जिसमें 3 टॉपिक मैंने करवाए हैं, 3-3.5 घंटे का वो लेक्चर है, उसको कर लेना। उसमें क्वेश्चन भी करवाए हैं और ये तीनों टॉपिक भी करवाए हैं और डिटेल में करवाए हैं। और ये गारंटी देता हूँ आपको, ये 4549B आराम से समझ में आ जाएगा। वैसे पूरे जो DT है आपका पेपर 7, उसका सबसे टेक्निकल सेक्शन वैसे तो यही है 45 और 9B, लेकिन उसको एक बार आप देखोगे तो आपको ये आराम से समझ में आ जाएगा। एक बार देख लेना, यूट्यूब पे डाल रखा है, सुन लेना। अगर आपको दिक्कत आती है तो उसमें क्वेश्चन भी करवा दिया, और अगर इसका क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हो जाएगा इसमें, ये आपके फायदा हो जाएगा। तो ये आप सुन लेना, इसमें आपकी कैपिटल गेन में हेल्प हो जाएगी। बाकी कैपिटल गेन में और कुछ काम का नहीं है, यही काम का है, और इनमें से इसमें क्वेश्चन आने का पूरा चांस है। कैटेगरी ए है, तो ये कैटेगरी ए मैंने आपको बता दी, 80 to 85 मार्क्स का कम से कम इसमें कवरेज आएगा। हो सकता है ये 100 मार्क्स तक चली जाए, ये तो मैंने मिनिमम वेटेज बताया यहाँ पे आपको 80 to 85 मार्क्स, थोड़ा सा रिस्क को न्यूट्रल करने के लिए। बाकी ये 100 मार्क्स तक भी जा सकती है। हो सकता है कैपिटल गेन का एक क्वेश्चन आ जाए, एक AMT मैट का तो अलग से क्वेश्चन आ भी जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये 3 जो लास्ट के टॉपिक हैं, ये 20-25 मार्क्स तक भी जा सकते हैं, तो ये 100 मार्क्स तक भी जा सकता है कैटेगरी ए। बस यही आपका इसमें काम का है। अब अपन आते हैं कैटेगरी बी में। कैटेगरी बी में एक तो गार का एक क्वेश्चन है, फिक्स आता है 4 नंबर का, और इसमें आपको कुछ नहीं करना, खाली बस क्वेश्चंस देख लेना। क्वेश्चन नहीं देखने तो जो कंसेप्ट बुक में मेरे नोट्स बने हुए हैं 2 पेज के, वो देख लेना, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे अपने आप ही।
तो गार के खाली क्वेश्चन देखने, एक सेट ऑफ के स्पेशल प्रोविजन दे रखे हैं अमालगमेशन डीमर्जर में। अमालगमेशन डीमर्जर में सेट ऑफ काम का होता है कि सेट ऑफ कैसे कैसे मिलता है। और एक सेट ऑफ का सेक्शन है 79 क्लोजली हेल्ड कंपनी के लिए। और एक पार्टनरशिप फर्म के लिए कि पार्टनरशिप फर्म में किसी पार्टनर की डेथ वगैरह हो जाती है, रिटायर होता है, तो अपन उसका जो बिजनेस लॉस है उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। सेट ऑफ तो कर सकते हैं, उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, तो वो सेक्शन काम का है। तो बस ये 3-4 सेक्शन है सेट ऑफ वाले, स्पेशल प्रोविजन वाले। इनके खाली क्वेश्चन भी देख लोगे तो भी काम चल जाएगा, सेक्शन पढ़ने हो तो सेक्शन भी देख सकते हो आप। इसके बाद एक टनेज टैक्स है, एक बाईबैक है, एक अदर सोर्स वाला चैप्टर है, डिविडेंड वगैरह, गिफ्ट वगैरह, डिविडेंड और गिफ्ट, और एक वर्चुअल डिजिटल एसेट, ये भी अदर सोर्स में है। वर्चुअल डिजिटल एसेट VDA, वर्चुअल डिजिटल एसेट बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट है, 30% से टैक्सेबल होता है और कुछ भी नहीं है VDA में, बिल्कुल सिंपल है। आपको खाली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की उसमें डिडक्शन मिलती है, सेल में से खाली कॉस्ट लेस कर सकते हैं, कुछ भी और लेस नहीं होता, ना ट्रांसफर एक्सपेंस ना एनी अदर एक्सपेंस। सेल माइनस कॉस्ट, सेल माइनस कॉस्ट जो इनकम आई इनटू 30 कर दो, बस काम खत्म। अगर लॉस आता है डेड लॉस, उस लॉस को कहीं से भी सेट ऑफ नहीं कर सकते। कोई इनकम आती है उस इनकम से कुछ भी सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो इस तरह से VDA की इनकम होती है, बिल्कुल सिंपल सा सेक्शन है। फिर अदर सोर्स का रिवीजन सुन लेना, उससे कवर्ड है। तो ये VDA इसी के अंदर है, ये भी कैटेगरी B में है। हो सकता है गलती से आ जाए, बाकी चांस कम है VDA के, क्योंकि इन्होंने अभी MCQ डाल दिया उसमें, आपके क्या बोलते हैं RTP में, बिल्कुल सिंपल सा MCQ था, इसी RTP में डाला है अगर आप देखोगे तो, क्योंकि इसमें कुछ कंसेप्ट में टेक्निकल है ही नहीं। सेल माइनस कॉस्ट इंटू 30% आ गया आपका टैक्स। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है डिडक्शन में। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो टैक्सेशन है ये डिडक्शन वाले चैप्टर में है, सेक्शन ATP के साथ, वहाँ देख लेना ATP वाला सेक्शन। 2 क्वेश्चन है जो मैं इंपॉर्टेंट मार्क करवाऊंगा, वो देख लेना, काम चल जाएगा। ये कैटेगरी B है, इनका भी कोई MCQ फ्रेम हो सकता है या तो, या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है। एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन वैसे तो C कैटेगरी चैप्टर है, लेकिन लास्ट अटेम्प्ट में आया था ये, मतलब लास्ट ईयर आया था ये कंसेप्ट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का सेटलमेंट कमीशन की जगह, और इसमें कुछ चीज़ें और भी ऐड हुई थी, तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इस बार मैंने B कैटेगरी में डाल दिया। हो सकता है इसका 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाए या तो, या 1 या 2 नंबर का MCQ आ जाए। एक है आपका असेसमेंट और रिवीजन, बहुत बड़ा चैप्टर असेसमेंट प्रोसीजर वाला, रिटर्न फाइलिंग, असेसमेंट प्रोसीजर, इनकम टैक्स अथॉरिटी, अपील्स एंड रिवीजन। अगर आप देखोगे तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, मॉड्यूल में देखोगे तो 200-250 पेज का है। कंसेप्ट बुक में भी ये चैप्टर मिला के 25 पेज के आसपास है, तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, पूरा करना है, पूरा कुछ काम का नहीं है। वेटेज ही 4 नंबर का होता है इस चैप्टर का, टोटल 4 नंबर का वेटेज होता है पहली बार। अब 4 नंबर में भी कहाँ से आएगा इसमें, देखो मैं बता दूंगा आपको। इसमें आने के जो चांसेस होते हैं, या तो 139 रिटर्न फाइलिंग वाला जो सेक्शन है ना, उसमें से रिटर्न फाइलिंग के कंसेप्ट आ सकते हैं, या एक नया कंसेप्ट आया था आपका 139A का, अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम। कुछ ज़्यादा उसमें टेक्निकल नहीं आएगा, अपडेटेड रिटर्न का एक ऑप्शन आया है, वो देख लेना। टाइम लिमिट देख लेना, 2 साल की टाइम लिमिट जो भी है, 24 महीने 24 मंथ्स वगैरह वगैरह वाली, वो देख लेना। थियरी क्वेश्चन बनेगा उसका भी। एक 144 देख लेना, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट BJA। एक 147 to 151 जो सर्च वाला केस है, या इनकम एस्केपिंग असेसमेंट और सर्च असेसमेंट एक में ही होता है, 147 to 151। ये आप अच्छे से देख लेना, खाली नोट्स पढ़ लेना, उससे काम चल जाएगा। और एक इन्होंने RTP में भी क्वेश्चन डाला है, वो RTP वाला क्वेश्चन देख लेना, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। RTP का वो क्वेश्चन सफिशिएंट है। इसके अलावा एक 263 और 264 का रिवीजन, 263 का रिवीजन, 264 का रिवीजन, ये देख लेना। 263 के रिवीजन में एक अमेंडमेंट भी हुआ था, पहले उसमें खाली AO कवर था, अब उसको वहाँ TPO को भी कवर कर दिया, तो 263 264 ये बस, ये सेक्शन आपको असेसमेंट एंड रिवीजन में करने हैं। बाकी तो सब इसमें कचरा है कि वो पेन वाला है कि किसको पेन कोड करना है, किसको आधार कार्ड कोड करना है, सेक्शन 143, और भी एक फेसलेस असेसमेंट, सब कचरा है वो। कुछ लोग सोचते हैं फेसलेस असेसमेंट काफ़ी काम का है, कुछ भी काम का नहीं है, क्योंकि उसमें थियरी भरी पड़ी है, उसका कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन भी नहीं सकता। पहली बात तो आएगा एक थियरी का 1 लाइन का क्वेश्चन आएगा कि फेसलेस असेसमेंट को एक्सप्लेन कर दो, और फेसलेस असेसमेंट में भी उन्होंने चेंज कर दिया और उसमें NFAC बना दिया, नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर। तो कचरा है। फिर भी देखना चाहो तो मेरे नोट्स में 1 पेज का उसका छोटा सा चार्ट बना हुआ है, सिंपल सा, बस उतना ही देखना है आपको, डिटेल में मत पढ़ लेना। मॉड्यूल में देखोगे तो 40-50 पेज का भरा पड़ा है वो, और पूरा कचरा लिखा हुआ है, उसमें कुछ भी नहीं है। जो चीज़ें ऊपर लिखी हुई है ना आपके सेक्शन 143, आपका 144, 147, वो सब की सब उस पर कॉपी पेस्ट कर रखी है, तो उसमें टाइम वेस्ट मत करना। फेसलेस असेसमेंट में काम करनी है, बिल्कुल कैटेगरी C है। गलती से आ भी गया तो उसमें सीधा थियरी क्वेश्चन आता है, MCQ भी गलती से फ्रेम होता है, 1 नंबर का फ्रेम होगा, और अगर वैसे क्वेश्चन फ्रेम होगा डिस्क्रिप्टिव, तो प्रैक्टिकल तो कुछ फ्रेम होगा भी नहीं उसमें, ना कोई केस स्टडी फ्रेम होगी उस पर खाली 4 नंबर का गलती से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, वो भी गलती से, कोई चांस नहीं है उसके। वो भी आपकी किस्मत ख़राब हुई तो गलती से फ्रेम हो गया, तो उसको डिटेल में मत पढ़ लेना गलती से भी। जितना नोट्स में है उसके बाहर तो उसमें कुछ आने वाला नहीं है। 1 पेज का नोट्स में है, वो 1 पेज मोर देन सफिशिएंट है अगर किसको टाइम वेस्ट करना है तो उस पर। आगे आते हैं अपन पेनल्टीज और मिसलेनियस चैप्टर है। मिसलेनियस चैप्टर का फिक्स हो गया 4 नंबर का एक क्वेश्चन, लाइबिलिटी इन स्पेशल केसेस और अदर मिसलेनियस प्रोविजन, 2 चैप्टर मिक्स होके है ये मिसलेनियस चैप्टर।
4 नंबर का एक क्वेश्चन इसी में है। 269 SS, 269 ST वगैरह वगैरह सब चीज़ें इसी में है वो। और पेनल्टीज़ का भी MCQ आजकल आता है। 270 A वाली पेनल्टी हो गई, वो पूछी जाती है जनरली। तो पेनल्टीज़ और मिसलेनियस में आपको कुछ अलग नहीं करना, खाली क्वेश्चन कर लेना। इसमें क्वेश्चन रिपीट होता है, इसमें कुछ नया नहीं आता। पेनल्टीज़ मिसलेनियस में आप उठा के देख लो कितना भी, बस क्वेश्चंस आते हैं, खाली क्वेश्चंस भी कर लोगे आपका काम चल जाएगा। ये है बी कैटेगरी और इसका वेटेज है 20 to 25 मार्क्स। क्या क्या है? गार, सेट ऑफ स्पेशल प्रोविजन, पेनल्टीज, मिसलेनियस। इन 4 के तो आप खाली क्वेश्चन देख लेना। टनेज टैक्स, बाईबैक, अदर सोर्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसमें भी खाली वो जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ खाली वो देख लेना। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मेरे नोट से पढ़ लेना, और एक क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन है, वो 2 क्वेश्चन देख लेना। असेसमेंट एंड रिविजन, इनमें जो मैंने सेक्शन लिखे हैं 139, 144, 147 to 151 और 263 एंड 264, इनके आप नोट्स अच्छे से पढ़ लेना और इन्हीं के क्वेश्चंस मैं क्वेश्चन मार्क करवा दूंगा, वो देख लेना बस। ये है कैटेगरी बी जो मैंने आपको करवा दी। अब आते हैं अपन आगे कैटेगरी सी। बाकी जो भी बच गए कंसेप्ट और जो केस लो हैं वो सब कैटेगरी सी हैं। अदर कंसेप्ट जैसे कैपिटल गेन के काफ़ी सारे टॉपिक हैं, सारे के सारे कैटेगरी सी हैं। कैपिटल गेन में काफ़ी सारी एग्जामिशन मिलती है आपको, 54, 54B, D, EC, F, G, GA वगैरह वगैरह सब कैटेगरी सी है। एक होती थी 54GB, ये बंद हो चुकी है, इसका टाइम जा चुका है, ये बंद हो चुकी है। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं हट गई क्या, ये हट चुकी है, इसलिए मैंने नोट से भी हटा दी। अगर आप मॉड्यूल में देखोगे सब जगह हट चुकी है 54GB, मत पढ़ लेना इसको, टाइम वेस्ट है क्योंकि हट ही चुकी है, अब मिलती भी नहीं है ये। आगे है अदर एंटिटीज़ टैक्सेशन, और भी काफ़ी सारी एंटिटीज़ का टैक्सेशन है, सब फालतू है, जैसे लोकल अथॉरिटी वगैरह हो गया, AOPBI वगैरह हो गया, और भी काफ़ी सारी एंटिटीज़ हैं। सेक्यूटाइजेशन ट्रस्ट हो गया, वो सब सी कैटेगरी। एडवांस रूलिंग सी कैटेगरी है, गलती से MCQ आ सकता है, वो लास्ट अटेम्प्ट में आ भी गया था वैसे एडवांस रूलिंग का, वो अपील वाला, क्योंकि वही उसमें नया था कि अपील कर सकते हो आप हाई कोर्ट में 60 दिन के अंदर अंदर। और आगे है अपील वाला चैप्टर, ये भी सी कैटेगरी है। BEPS टैक्स ट्रीटी मॉडल टैक्स कन्वेंशन, ये 3 चैप्टर, BEPS टैक्स ट्रीटी मॉडल टैक्स कन्वेंशन, इन 3 का फिक्स वेटेज है 4 नंबर का। तीनों में से कोई भी एक चैप्टर से क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, बस कोई सा भी आ सकता है, उसके लिए नोट्स पढ़ने पड़ेंगे आपको करना चाहो तो। एक अदर नॉन रेजिडेंट प्रोविजन, देखो नॉन रेजिडेंट में कुछ स्पेशल प्रोविजन तो मैंने आपको बता दिए थे जो आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अगर आप देखोगे एग्जेम्प्ट इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट, और भी काफ़ी सारे फालतू सेक्शन है, रेजिडेंशियल स्टेटस वगैरह वगैरह सब फालतू, सब सी कैटेगरी है। टैक्स अथॉरिटी पूरा चैप्टर सी कैटेगरी है। प्रोसिक्यूशन वाला एक चैप्टर है, पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन में, पेनल्टीज तो बी कैटेगरी है, लेकिन जो प्रोसिक्यूशन वाला पार्ट है वो सी कैटेगरी है। डिडक्शंस, काफ़ी सारी डिडक्शन होती हैं, तो ऊपर जो काम की डिडक्शन थी वो मैंने बता दी, उसके अलावा जो भी डिडक्शन है सारी सी कैटेगरी है। IA, IB, IC, IDI वगैरह वगैरह सारी सी कैटेगरी है ये, और भी काफ़ी सारी डिडक्शन है वो सब सी कैटेगरी। इसके अलावा एग्जेम्प्ट इनकम का एक चैप्टर है आपके मॉड्यूल में, एग्जेम्प्ट इनकम के नाम से, जिसमें एग्रीकल्चर इनकम वगैरह वगैरह के बारे में बता रखा है, वो सी कैटेगरी है। एक चीज़ याद रख लेना बस, एग्रीकल्चर इनकम जो इंडिया में होती है, इन इंडिया, वो ही एग्जेम्प्ट होती है, वो होती है एग्जेम्प्ट। आउटसाइड इंडिया वाली जो एग्रीकल्चर इनकम होती है ना, आउटसाइड इंडिया वाली, ये टैक्सेबल होती है, चाहे वो पाकिस्तान से हो चाहे अमेरिका से हो, वो इंडिया में टैक्सेबल होती है। मान लो वो इंडिया का पर्सन है, उसको इंडिया के बाहर से खेती की इनकम हो रही है, खेती की इनकम कहाँ से? आउटसाइड इंडिया से, वो टैक्सेबल होती है। कहाँ टैक्सेबल होती है? अदर सोर्स में, वो बिजनेस वगैरह में नहीं जाती, वो अदर सोर्स की इनकम बनती है। ये आपका डबल टैक्स रिलीफ में पॉइंट आ जाता है, जो मैंने उस वीडियो में काफ़ी डिटेल में बताया है, रिवीजन वीडियो में। क्लबिंग कैटेगरी सी है, केस लो सारे कैटेगरी सी है, केस लो का 4 नंबर का वेटेज है यहाँ पे भी, तभी तो जाके 15 नंबर होगा। 4 नंबर तो ये आ गया, 4 नंबर का केस लो आ गया, और 4 नंबर का बाकी जो भी बच गया उसमें से 4 नंबर, 15 नंबर तो मैक्सिमम है कैटेगरी सी में से। तो 2 तो 4 नंबर के फिक्स है इसमें, BEPS टैक्स ट्रीटी मॉडल टैक्स कन्वेंशन 4 नंबर का, और एक केस लो 4 नंबर का। अब आप बोलोगे केस लो में क्या करना है? देखो केस लो में भी आप ऐसा मत करना कि 200-300 केस लो पढ़ने बैठ गए, सब कचरा है। केस लो में जो भी काम की चीज़ें थी मेरे नोट्स में ऑलरेडी कवर्ड है। अगर आप मेरी कंसेप्ट बुक देखोगे या मेरे कंसेप्ट नोट्स देखोगे, जो भी काम के केस लो थे सारे मैंने उसमें ले रखे। और अगर आपको फिर भी एक्स्ट्रा देखने हैं तो हर बार क्या होता है, इंस्टीट्यूट 5 या 6 या 8-10 लेटेस्ट केस लो देता है, उनके कंक्लूजन देख जाना। बाकी केस लो ऐसा कुछ है नहीं कि अगर आपने प्रोविजन पढ़े तो केस लो नहीं होगा, प्रोविजन पढ़ लिए तो केस लो का क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। वो 4 नंबर का वेटेज होता है। कुछ लोग बोलेंगे कि केस लो का क्वेश्चन आता है एक 5 का A, इसमें 3 पार्ट होते हैं, 2 करने होते हैं। ध्यान से अगर आप देखोगे ना, 3 पार्ट तो होते हैं उसमें, 2 करने होते हैं, 8 नंबर का होता है, लेकिन उसमें तीनों के तीनों केस लो नहीं होते। एक क्वेश्चन आपको सीधा प्रोविजन का, असेसमेंट प्रोसीजर का प्रोविजन का मिलता है, वो बस आपको लगता है केस लो का क्वेश्चन हो गया, वो केस लो का नहीं होता। अगर आप देखोगे तो सीधा प्रोविजन का क्वेश्चन होता है। तो केस लो का वेटेज 4 नंबर का ही होता है। तो 2 आते हैं एक तरीके से, 2 में से 1 करना होता है, ये मानो आप। इसके बाद सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी, ये कैटेगरी D है। D मतलब ये करने ही नहीं है। आपके पास बिल्कुल भयंकर एक्स्ट्रा टाइम है तो भी नहीं करने, तो भी उस टाइम को कहीं और इन्वेस्ट कर देना, इसको मत करना। आज तक वो आया नहीं है, गलती से ऐसा होगा नहीं कि 50-60 नंबर का आपका सैलरी हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा, ऐसा करेगा नहीं, इतना पागल भी इंस्टीट्यूट नहीं है। तो सैलरी हाउस प्रॉपर्टी नहीं करना। ये इंटर लेवल पे आते थे दोनों के क्वेश्चन 10-10 नंबर के, यहाँ नहीं है फाइनल में। फाइनल में काम का क्या है? सैलरी हाउस प्रॉपर्टी में स्टैंडर्ड डिडक्शन,
सैलरी में आपको मिलती है 50,000 रुपये की, लेकिन 115 BAC फॉलो करते हो आप इंडिविजुअल तो नहीं मिलती। हाउस प्रॉपर्टी में आपको मिलती है 30%, BAC में मिल जाती है कि हाँ मिल जाती है। ये 30% बस एक सेक्शन में नहीं मिलती, 115 BAB जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अगर 115 BAB फॉलो करती है तो उसको ये 30% नहीं मिलती। बस ये आपको याद रखना होता है। और इसमें भी क्या है, रेंट वर्ड दे रखा है हाउस प्रॉपर्टी में तो आपको लेस करना होता है 30%, लेकिन इनकम वर्ड दे रखा है तो लेस नहीं करना होता। ऐसे ही सैलरी में ग्रोस सैलरी दे रखा है तो लेस करना है, इनकम फ्रॉम सैलरी दे रखा है तो लेस नहीं करना। ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपको बता दी इसमें, बस इतना सा काम का, ये आपका हो गया सैलरी हाउस प्रॉपर्टी। बस बाकी इसमें टाइम वेस्ट मत करना। मैंने भी छोड़ा था सैलरी हाउस प्रॉपर्टी, और किसी भी रैंकर से पूछ लेना, सब छोड़ के जाते हैं। क्योंकि आप सैलरी पढ़ने लग गए, सैलरी की अगर आपने वो एग्जामिशन लिमिट याद करने लग गए कि ग्रेचुटी का इतना एग्जामिशन, HRA का इतना एग्जामिशन, आपका मतलब वो रिवीजन वाला जो लास्ट डे पे है रिवीजन, 2-3 घंटे तो इसी में रिवीजन में निकल जाएंगे, और फिर आपके बाकी चैप्टर हो लिए। तो ये आज तक ना आया है ना कभी आएगा। तो ये हो गई कैटेगरी सी। मैक्सिमम वेटेज इसका 15 नंबर का है। 15 में भी फिक्स कैसे है, BEPS, टैक्स ट्रीटी, MTC 4 नंबर फिक्स, केस लो 4 नंबर फिक्स, 8 नंबर, और बाकी सभी टॉपिक से 4 नंबर का एक क्वेश्चन, तो मैक्सिमम 12 नंबर तक ही आ पाते हैं। 15 तो मैंने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लिख दिया कि गलती से मान लो सैलरी का 1 नंबर का MCQ पूछ लिया इन्होंने तो गलती से आ गया तो बात अलग है। देखो CMA और CADT का सेम कोर्स है तो आप सेम टू सेम ABC फॉलो कर सकते हो CMA वाले भी, और सेम ऐसा ही पेपर आता है। CMA में थोड़ा इंटरनेशनल टैक्स पे फोकस और ज़्यादा होता है, तो इंटरनेशनल टैक्स थोड़ा सा और अच्छे से कर लिया करो CMA वाले। किसी को CMA में ज्ञान लेना है तो वहाँ जो ट्रांसफर प्राइसिंग है और डबल टैक्स रिलीफ थोड़ा ज़्यादा आता है, मैंने जो पेपर देखे उस अकॉर्डिंग। अब आते हैं MCQ, मैंने बताई दिया ICA के MCQ करने, सेक्शन नंबर वगैरह कुछ काम के नहीं है। हो सके तो आप TDS वाले सेक्शन याद कर लेना, TDS वाले, बस बाकी नहीं करोगे तो चलेगा। रूल नंबर, सर्कुलर नंबर सब फालतू है। केस लो, जब केस लो ही फालतू है तो केस लो का नाम भी क्या है, फालतू है। बस हो गया DT, ये था DT में। कुछ लोग DT में जो थ्योरी वाला पार्ट होता है, असेसमेंट वाला पार्ट, असेसमेंट प्रोसीजर, उसमें टाइम भयंकर वेस्ट करते हैं, असेसमेंट अपील्स वगैरह में। जब वेटेज 4 नंबर का है तो जितना काम का है उतना ही रेफर कर लो, उसमें टाइम वेस्ट करने के बजाय आप जो काम की चीज़ें हैं, इंटरनेशनल टैक्स वाला पार्ट है उस पर ज़्यादा फोकस करो। अगर आपके पास फिर भी आपको अगर ज़्यादा दिमाग लगाना है तो आप खुद पेपर खोल के देख लो, लास्ट के आप क्या करो 20 अटेम्प्ट के पेपर खोल के देख लो, आपको पता चल जाएगा कि असेसमेंट वाले पार्ट का वेटेज कितना है। तो जो चीज़ें ज़्यादा टाइम देने की उनको ज़्यादा टाइम दिया करो, जो फालतू चीज़ें हैं उनको टाइम देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ में असेसमेंट वाला पार्ट काम आता है। जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप मान लो इनकम टैक्स में काम करते हो तो वो असेसमेंट प्रोसीजर वाला पार्ट काम आता है, क्योंकि क्लाइंट के स्क्रूटनी वगैरह आती रहती हैं, क्लाइंट आपके पास मदद मांगने आता है तो फिर आपको वो पार्ट काम में लेना होता है। लेकिन एग्ज़ाम में वो काम का नहीं है, एग्ज़ाम में उसका वेटेज ही 4 नंबर का है। ऐसा नहीं कि MCQ भी उसी से पूरे आ जाते हैं, 2-3 नंबर के MCQ आते हैं और एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 4 नंबर तक का आ जाता है उसमें से। कुछ लोग उसमें भयंकर टाइम वेस्ट कर देते हैं, डिटेल में जा जाके कि ये ऐसा हुआ तो ये होगा, ये हो तो ऐसा हुआ होगा, सब उसमें कचरा है। ऐसे ही कुछ लोग वो फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील में भयंकर टाइम वेस्ट कर देते हैं, जिनका ना तो कभी आए वो ना कभी आएंगे, क्योंकि पूरा थियरी है उसमें। पूछेगा भी इंस्टीट्यूट, क्या पूछ लेगा उसमें? इंस्टीट्यूट को उसमें बस एक लाइन का क्वेश्चन बना के पूछना पड़ेगा, एक्सप्लेन फेसलेस असेसमेंट, या एक्सप्लेन NFAC इन फेसलेस असेसमेंट, या एक्सप्लेन प्रोसीजर ऑफ फेसलेस असेसमेंट, बस इतना ही क्वेश्चन बन सकता है उसमें। तो इंस्टीट्यूट ऐसे फालतू क्वेश्चन आजकल CA फाइनल में पूछना बंद कर चुका है। ये पहले होते थे ऐसे क्वेश्चन आ जाते थे थियरी के, आजकल प्रैक्टिकल पेपर आता है DT में। जितना क्वेश्चन आप ठीक से करोगे उतना आपका फ़ायदा होगा, जितना प्रोविजन के अंदर जाओगे उतना आप DT में मार्क्स कम करते जाओगे अपने। तो DT में प्रोविजन का नॉर्मल नॉलेज रखो, लेकिन क्वेश्चंस के जो एडजस्टमेंट है, जो खतरनाक एडजस्टमेंट होते हैं, उनको ठीक से कर लो, DT में आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। अगर आप प्रोविजन में जितना अंदर घुसोगे, घुसने में तो आप कितने भी अंदर घुस सकते हो प्रोविजन के अंदर, एक प्रोविजन को आप 10 सेक्शन से लिंक कर सकते हो DT में, ऐसी चीज़ें सब्जेक्ट ऐसी है, लेकिन कुछ काम की नहीं है वो, इतना डिटेल में गए तो। हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ में आप करो ऐसा चीज़ें, एग्जाम में मत करना। एग्जाम में आप क्वेश्चन के जो एडजस्टमेंट होते हैं ना, उन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे देना, तो आपका भला उसी में होगा। कुछ लोग एक चीज़ और पूछते हैं कि 10AA जो एग्जामिशन है, 10AA वाली जो लास्ट अटेम्प्ट में जिसका क्वेश्चन आया था, SEZ वाली डिडक्शन होती है वो एक तरीके से। तो क्वेश्चन में अगर आपको ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन दे रखा है, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, तो उसकी डिडक्शन अपन इनको लेस करने के बाद दें पहले दें। कंसेप्ट बुक में मैंने ये पॉइंट कवर कर दिया, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की डाउट आता था, क्योंकि प्रोविजन में कुछ लिख नहीं रखा साफ। तो मैं बताऊँ आपको कैसे देनी है।
आपको उसमें निकालनी होती है जो यूनिट SEZ में उसकी PGBP इनकम निकालनी होती है ऑफ यूनिट इन SEZ। अब PGBP इनकम मतलब एज पर PGBP प्रोविजन इनकम निकालनी होती है। ये अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, बताओ कहाँ आता है? ये आता है सेक्शन 32(2) में। सेक्शन 32(2) बताओ किसका प्रोविजन है? PGBP का तो प्रोविजन है। तो ये तो आपको लेस करना है, PGBP की इनकम निकालनी है तो ये तो आपको लेस करना है। और उसके बाद जो इनकम आई उस यूनिट की, मान लो PGBP की जो इनकम आई अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद 1 लाख रुपए की आई, उस 1 लाख रुपए की इनकम पे फिर आपको फॉर्मूला लगाना है 1 लाख इंटू एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइड बाई टोटल टर्नओवर ऑफ SEZ यूनिट, ये करना है आपको। अब ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस जो होता है वो सेक्शन 72 में कवर होता है, तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस यहाँ लेस नहीं करना होता। 10AA की एग्जेम्पशन निकालते वक्त वो लेस नहीं करना होता। 10AA की एग्जेम्पशन निकाली, एग्जेम्पशन लेस करने के बाद आपकी जो इनकम बची उसमें से आप चाहो तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस सेट ऑफ कर सकते हो, उसमें से सेट ऑफ कर सकते हो प्रोविजन के अकॉर्डिंग। ये क्योंकि प्रोविजन में साफ नहीं लिखा हुआ, लेकिन प्रोविजन में जो लिखा हुआ है उस अकॉर्डिंग इसका मतलब ये है। और इसी अकॉर्डिंग इस बार जो सजेस्टेड में आंसर आया है इसी अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूट ने दिया था। हाँ, इंस्टीट्यूट ने एक अल्टरनेटिव लिख दिया था, अल्टरनेटिव पूरा बनाया नहीं था, बस एक लाइन लिख दी थी। चाहो तो आप ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस भी पहले लेस कर सकते हो, लिख दी थी, लेकिन मार्क्स नहीं देता इंस्टीट्यूट अगर आप करते तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस आपको बाद में लेस करने हैं। ऐसे ही पार्टनरशिप फर्म में जो होता है ना बुक प्रॉफिट निकालते हैं अपन 40B के लिए, उसमें भी सेम तरीका होता है। उसमें भी सेम अपन PGBP इनकम निकाल लेते हैं, रेम्यूनरेशन एड बैक कर देते हैं और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं। मैंने नोट्स में लिख भी रखा है, उसमें टेबल बना के अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं, क्योंकि अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन PGBP का ही पार्ट होता है, सेक्शन 32 का ही पार्ट होता है, तो वो लेस कर देते हैं। वहाँ भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस लेस नहीं करते, बुक प्रॉफिट निकालते। तो ये मैंने आपको बता दी, काफ़ी सारे लोगों का डाउट था तो ये भी मैंने आपको यहाँ बता दिया। एक डाउट और होता है लोगों का, वो तो भयंकर होता है लोगों का, कि वो एनोनिमस डोनेशन की लिमिट कैलकुलेट करते वक्त अपन गवर्नमेंट ग्रांट लेंगे या नहीं लेंगे, गवर्नमेंट ग्रांट लेंगे या नहीं लेंगे। तो देखो प्रोविजन में खाली वहाँ डोनेशन वर्ड है, तो गवर्नमेंट ग्रांट और डोनेशन दोनों अलग चीज़ है, तो नहीं लेंगे। लेकिन जो ITR है, ट्रस्ट की जो ITR है, वहाँ गवर्नमेंट ग्रांट का भी ऑप्शन दे रखा है, उसमें गवर्नमेंट ग्रांट का भी ऑप्शन दे रखा है, तो उस अकॉर्डिंग लेंगे। तो एग्जाम में क्या करना है, इंस्टीट्यूट देखो वहाँ दोनों आंसर लेता है। काफ़ी सारे लोगों ने इंस्टीट्यूट को इसके लिए मेल भी किया था कि क्या करें एग्जाम में, कि आपने तो ले रखा है, कुछ में कुछ नहीं ले रखा, तो क्या करें। तो इंस्टीट्यूट ने रिप्लाई क्या दिया था कि एज पर प्रोविजन गवर्नमेंट ग्रांट उसमें नहीं आएगा, एज पर प्रोविजन नहीं आएगा, लेकिन एज पर ITR आ जाएगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पे अगर आपने पहले के सजेस्टेड देखे हैं तो ध्यान से देखना, फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो है इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ग्रांट नहीं लेता। जो फर्स्ट आंसर देता है, जो अल्टरनेटिव आंसर देता है, उसमें इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ग्रांट ले लेता है। तो आपको बेटर तो ये रहेगा, दोनों आंसर तो आप कर भी नहीं पाओगे, इतना टाइम नहीं मिलता आपके पास, तो बेटर यही है कि आप मत लेना, काम चल जाएगा। और किसी को फिर भी पूछना है तो इंस्टीट्यूट की जो एक हेल्पलाइन है वहाँ डाल देना, उनकी BOS वाली हेल्पलाइन पे क्वेश्चन पूछ लेना, सेम रिप्लाई आएगा। काफ़ी सारे लोगों ने उस रिप्लाई को टेलीग्राम पे डाल भी रखा है, देख लेना उस रिप्लाई में क्या लिखा है कि एज पर प्रोविजन तो आपको गवर्नमेंट ग्रांट नहीं लेना। फिर अल्टरनेटिव चाहो तो आप ले सकते हो, क्योंकि ITR में ले रहा है तो आप ले सकते हो, वो भी ऐसे बोलता है उस रिप्लाई में भी। तो एग्जाम में भी इंस्टीट्यूट यही करता है, फर्स्ट आंसर में इंस्टीट्यूट नहीं लेता। बाकी आपको फिर जो करना है वो आप कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया ये चीज़ भी। ये हो गया DT ख़त्म, डिटेल मैंने आपको गाइड भी कर दिया, कुछ स्पेशल जो आपके डाउट थे वो भी मैंने ले लिए। अब अपन आ जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट पे। IDT का भी रेडी है सब कुछ, लेकिन अपन अभी इन दो को कवर कर लेते हैं। IDT का अलग वीडियो में कल डाल दूँगा।